आज हमें 9 से 10 वाली जो क्लास है वो रेगुलर बेसिस पे कॉस्टिंग की होगी, ठीक है। और 10 से फिर 11:30 जो है वो आपका एडवांस अकाउंट का होगा। कभी कभी ऐसा होगा शायद मैं कॉस्टिंग की 10-15 मिनट फालतू भी ले लूँ क्लास, तो वो टॉपिक के ऊपर डिपेंड करेगा, अदरवाइज यही चलेगा। आप में से कोई ऐसा तो नहीं है ना जो खाली ओनली फर्स्ट ग्रुप कर रहा है? कोई नहीं है ना? चलो ठीक है, तो फिर तो आपको 9 बजे पहुंच ही जाना है। तो हमारा ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पहली बार सब्जेक्ट को समझते हैं और फिर काम स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पूरा 100 मार्क्स का पेपर है, कोई इसका सब पार्ट नहीं है, सिंगल ही सब्जेक्ट है। तो 100 नंबर का पेपर है। और ये जो आपका पेपर है कंप्लीटली प्रैक्टिकल पेपर है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। थ्योरी का एक क्वेश्चन आता है, लास्ट वाला क्वेश्चन। एग्जाम में भी ऐसा ही होता है, एक सिंगल क्वेश्चन आता है, बट 99.99% बच्चे उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर आपको आता है तो थ्योरी कोई अटेम्प्ट नहीं करता। यानी कि 100% प्रैक्टिकल पेपर है। और ऐसा पेपर है, अगर तुमने ध्यान से क्लास में कर लिया ना एक बार, और घर पे जाके सफिशिएंट प्रैक्टिस कर ली, तो ये पेपर आपको गारंटेड 80 टू 90 मार्क्स इजीली स्कोर करवा सकता है। 80 से 90। इस बार भी अपनी एकेडमी में 95 हाईएस्ट है, और 85-88 तो पता नहीं कितने के हैं। मैंने 36 बच्चों का रिजल्ट देखा, 36 में से 31 की एग्जाम्शन है। आउट ऑफ 36 31 बच्चों की एग्जाम्शन है, एंड मार्क्स है 70 से 80 की एवरेज में। एक पेपर में 80 की एवरेज निकलने के बाद ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दोनों ग्रुप एक ही पेपर की वजह से निकल गए। अगर आपके एक में 80 आ जाते हैं तो आप बाकी 5 पेपर में 220 ही बचते हैं। और मोरलेस अगर मान लो आप इतना स्कोर कर लोगे, एक में 80 आ गया, तो आपका दोनों ग्रुप निकल जाएंगे। तो एक्चुअल में ऐसा हुआ है इस बार, तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने 70-80, 75-80, 85 नंबर की रेंज में स्कोर किया। और उसके लिए सबसे जो आसान तरीका है वो यही है कि आपको प्रैक्टिस करनी है सफिशिएंट। बहुत मुश्किल सब्जेक्ट कुछ नहीं है, बस सफिशिएंट प्रैक्टिस करोगे आप इजीली ले सकते हो। छोटी छोटी गलतियां होती है, मैं हर चैप्टर में बताऊंगा कि बच्चे क्या क्या गलती करते हैं। कॉमन मिस्टेक है, सबकी वही होती है, तुम भी वही करते मिलोगे, बस तुम्हें उनके ऊपर फोकस करना है। कॉन्सेप्ट तुम्हें सारे आते मिलेंगे, तुम कैलकुलेशन की मिस्टेक करोगे और वो मैं बताऊंगा वही करोगे। अगर तुमने वो इंप्रूव कर लिया ना, तो 80, 85, 90 का टारगेट आराम से लेके चल सकते हो। मतलब ये पेपर ऐसा है 100 में से 100 भी आ सकते हैं। 2 साल पहले एक स्टूडेंट थी, उसके 96 आए थे, उसका पहले 95 नंबर का पूरा पेपर ठीक था। शीट मंगवाई थी, मैं आपको दिखा भी दूंगा जब हमारा कुछ सिलेबस हो जाएगा। पूरा पेपर एकदम परफेक्ट, कोई कहीं मिस्टेक नहीं। लास्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक, प्लस माइनस करने में लिखा प्लस, गलती से माइनस कर दिया, अदरवाइज 100 में से 100 होते। तो ये एक ऐसा पेपर है जहां से 100 का भी टारगेट लेके चल सकते हो। एडवांस अकाउंट में मैं नहीं कहूंगा कि तुम 100 ले सकते हो, क्योंकि वहां कुछ क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव आते हैं जहां पे आपकी लैंग्वेज की बेसिस पे हो सकता है वो आधा 1-2 नंबर काट भी ले। लेकिन एडवांस अकाउंट के सॉरी कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा पेपर है जहां पे 100 भी गेटेबल है, अगर आप छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक अवॉइड कर सकते हो। तो इसलिए पेपर बिल्कुल प्रैक्टिकल है, अच्छे से साथ साथ में सफिशिएंट प्रैक्टिस के साथ करना, और बहुत ही आसान सा है। हर चीज को लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली समझ के चलेंगे, कुछ भी रटने वाला नहीं है। बस एक चीज मैं आप सबसे चाहूंगा कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करो। अगर आपने ये कर दिया ना कि आज क्वेश्चन दिए थे वो छोड़ दिए, फिर कल देखोगे डबल हो गए, फिर ट्रिपल हो गए, क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, और एक बार तुमने वो 7 वाला काम छोड़ दिया ना, फिर कभी भी आप उसको जो है पकड़ नहीं पाओगे। हम स्पीड इतनी चलाएंगे, मॉडरेट स्पीड में चलूंगा मैं, बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं चलूंगा, और वो आपने एडवांस अकाउंट में देख भी लिया है। इसी पेज से हम चलेंगे, 3-4-5 क्वेश्चन डेली के होंगे, आराम से तुम घर पे कर सकते हो। बट तुम्हें रेगुलर का काम रेगुलर करना है, बस इतनी रेगुलरिटी बना ली तो ये पेपर बहुत आसानी से हो जाएगा। रफली ये मान लीजिए अब हमने नवंबर के स्टार्ट में से स्टार्ट किया है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और मिड फरवरी, 20 फरवरी तक आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। एंड विद टेस्ट, जैसे अकाउंट्स में टॉपिक वाइज टेस्ट हो रहे हैं, कॉस्ट में भी ऐसे ही चलेगा। हर चैप्टर के बाद टेस्ट होगा ही होगा, इंप्लाइड है। ठीक है, तो हमारा ये सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहले ये सब्जेक्ट किस पर्पस के लिए बनाया गया है वो समझते हैं। शॉर्ट में इसे कॉस्ट अकाउंटिंग भी कहा जाता है। किसी भी बिजनेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कॉस्ट। क्या मतलब होता है कॉस्ट का? कॉस्ट का क्या मतलब होता है?
इस सिंगल वर्ड को आपने कई बार सुना होगा, आपके हिसाब से इसका क्या मतलब है? खर्चा, लागत, कितना एक्सपेंस हुआ, यही होता है कॉस्ट। तो बेसिकली ये सारा सब्जेक्ट हमारा इसी चीज के ऊपर फोकस्ड है कि कोई भी काम आप जब कर रहे हो तो उस काम को करने में आपकी क्या लागत आ रही है। मैंने क्या कहा, कोई भी काम आप कर रहे हो उसे करने में क्या लागत आ रही है, दैट इज योर कॉस्ट। हमारा इस पूरे सब्जेक्ट में फोकस ये रहेगा कि किस काम को करने में क्या खर्चा आ रहा है, ये इवेल्युएट करना, ये कैलकुलेशन करना कि भाई ये काम करने में हमें कितने पैसे खर्च करने पड़े, ये हमारे सब्जेक्ट का मेन कोर काम है। किसी भी काम को करने के लिए, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, कोई सर्विस रेंडर करने के लिए, कोई डिपार्टमेंट के खर्चे क्या है, हमें कॉस्ट निकालनी है। पहला काम, इस सब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। कॉस्ट निकालनी क्यों है आखिर, क्या करना है कॉस्ट निकाल के? 100 की चीज ला रहे हैं सर, 110-20 में बेच देते हैं, कमा लेते हैं, घर चल रहा है, तो फिर दिक्कत क्या है? कॉस्ट की निकालने की जरूरत ही क्या है? वाई डू वी कैलकुलेट कॉस्ट, हमें कॉस्ट निकालनी क्यों है? आप बताइए क्या रीजन हो सकता है कॉस्ट निकालने का? क्योंकि सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो पहले ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पर्पज है इसे पढ़ने का। एक एक करके बताओ, आपने क्या बोला यहाँ पे? प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप क्या कमा रहे हो या गंवा रहे हो, ये पता तभी चलेगा जब आपको उसकी लागत पता हो। मैं कोई प्रोडक्ट बेचता हूं, यूजुअली मैं 100 में बेचता हूं और मुझे पता है 100 में मैं कमा के जाता हूं, लेकिन एक दिन एक कस्टमर आ गया, बोला सर 95 के भाव दोगे तो मैं 1000 पीस ले लूंगा। मुझे बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए? क्या आप डिसीजन लेके बता सकते हो? मैं चीज जो हमेशा 100 में बेचता हूं, एक एक पीस बेचता हूं, कभी एक पीस ले लेता है, कोई 2 पीस ले लेता है, आज एक कस्टमर आया कह रहा है 1000 पीस ले लूंगा लेकिन 95 में बेचने पड़ेंगे, क्या मुझे बेचना चाहिए या नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, यस और नो। आप कहोगे सर नहीं बता सकते, पहले आप हमें बताओ कॉस्ट कितनी है। लेट्स से मेरी कॉस्ट 93 है, अब क्या कहोगे? क्या बेच देना चाहिए? यस, 93 की कॉस्ट है और अगर वो 95 मांग रहे हैं, 2 रुपए कमाओगे, 1000 पीस भी बेचोगे तो कुछ ना कुछ कमाओगे, देन यू कैन सेल। इसका मतलब आपको अपनी कॉस्ट पता होगी तभी सेलिंग प्राइस डिटरमाइन हो सकता है, आपका प्रॉफिट लॉस निकल सकता है। और क्या रीजन हो सकते हैं, सोचिए जरा। इन्वेस्टमेंट नहीं, एक्सपेंस कहेंगे हम, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस में फर्क होता है। इन्वेस्टमेंट में बेसिकली आपने पैसा लगाया है, जेब से आपका पैसा निकलेगा, एक्सपेंस में भी निकलता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के बेनिफिट्स देती है। बेसिकली हम ये देखना चाहेंगे कि जब हम खर्चा कर रहे हैं तो खर्चा कहाँ हो रहा है, उससे क्या पता चल जाएगा। मान लो मैं अपने घर में खर्चा कर रहा हूँ, 25,000 का खर्चा हो रहा है। अब इस बात को समझने से क्या फर्क पड़ जाएगा कि 25,000 दवाइयों में खर्च हो रहा है, एजुकेशन में खर्च हो रहा है, खाने पीने में खर्च हो रहा है या एंटरटेनमेंट में हो रहा है, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? अगर अल्टीमेटली 25,000 ही निकलना है जेब से, तो फिर क्या इस बात से फर्क पड़ेगा कि हम उसकी कैटेगरी देखें कि कहां लग रहा है? मैं इतना बता दूं कि सर 25,000 लग रहा है, क्या वो सफिशिएंट नहीं है? क्या उसे बाइफरकेट करके पढ़ना जरूरी है? क्यों, क्या रीजन है? अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट ऑफ तो तभी कर पाओगे जब तुम्हें यह पता होगा कि खर्चा लग कहां रहा है। तभी तो तुम ये समझ पाओगे कि भाई इनमें से कौन कौन सा ऐसा खर्चा है जो फिजूल का है, जो नहीं लगना चाहिए, जो सेव हो जाना चाहिए। तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा खर्चा एग्जैक्टली कहां लग रहा है। वो एनालिसिस भी हमारा ये सब्जेक्ट करना सिखाता है। अपने कॉस्ट को हम प्रॉपर कैटेगरी में बांटते हैं और उसका स्टार्टिंग पॉइंट हम आज ही जो चैप्टर स्टार्ट करें ना वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। कॉस्ट की सही कैटेगराइजेशन करना भी हमें हमें सब्जेक्ट सिखाएगा। और क्या रीजन हो सकता है इस सब्जेक्ट को पढ़ने का? और क्या रीजन हो सकता है? क्या पर्पस है कॉस्ट निकालने का या कॉस्टिंग को पढ़ने का? इन्फ्लेशन के लिए प्राइस एडजस्ट करना एक रीजन हो सकता है। कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट, वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट। आपने एक पॉइंट इकोनॉमिक्स में सबने पढ़ा होगा, इन अ कॉम्पिटेटिव मार्केट वी आर अ प्राइस टेकर या मेकर। टेकर या मेकर? टेकर। क्यों? क्योंकि प्राइस तो मार्केट की फोर्सेस ने तय कर दिया। इसका मतलब देखो, जब भी आप प्रॉफिट निकालते हो तो दो पार्ट होते हैं, वन इज सेलिंग प्राइस, आप बेच कितने में रहे हो, माइनस कॉस्ट, दिस इज योर प्रॉफिट। ऐसे निकलता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। मैं कह रहा हूं ये वाला पार्ट तो आपके हाथ में नहीं है, यू कांट कंट्रोल इट। कॉम्पिटिटिव मार्केट है, सेलिंग प्राइस तो मार्केट ने जो तय कर दिया वही लेना पड़ेगा। तो आपका सारा फोकस कहां रहेगा? प्रॉफिट बढ़ाना है तो यही जरिया है। सबसे बड़ा एग्जांपल इसका इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर।
2016-17 आप सबके सामने हुआ है। 2016-17 से पहले इंटरनेट के और कॉल के क्या चार्जेस थे, और जब जियो आया उसके बाद क्या चार्जेस हो गए। 2016-17 इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट, वर्ल्ड में हाईएस्ट रेट्स में आया करता था, एंड 2016-17 के बाद इंडिया चीपेस्ट हो गया है। टेलीकॉम सेक्टर में पूरे दुनिया में सबसे सस्ते रेट है इंडिया के। ये इतना ड्रास्टिक चेंज आया बिकॉज एक कॉम्पिटिटर आया, सारा मार्केट खराब कर दिया, सेलिंग प्राइस इतना डाउन ले आए। अच्छा, अगर जियो ने इतना सेलिंग प्राइस डाउन किया, पहले तो जियो ने फ्री में चलाया, सबको पता है, 1.5 साल फ्री में चलाया, इवन ये रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। आपने केस स्टडी देखी होगी तो हुआ क्या, जो बाकी कॉम्पिटिटर थे एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, वो सारे के सारे कोर्ट में पहुंच गए, ट्राई को जो है कंप्लेंट डाल दी कि जियो ऐसे फ्री में कैसे दे सकता है। केस चला 6 महीने, 8 महीने, साल, 1.5 साल चलता रहा केस, तारीख पे तारीख चलती रही। फाइनली फैसला आया कि नहीं देना फ्री में। जियो ने कहा हमें भी नहीं देना, अब हो गया हमारा काम, हमें जो करना था वो हमने कर लिया है, अब क्या करना है, हमें भी कोई जिंदगी भर फ्री, हमने कोई कौन सा चैरिटेबल ट्रस्ट खोल रखा है, इतना ही करना था, मार्केट में यूजर बनाने थे वो हमने बना लिए। वापस फिर प्राइस चालू कर दिया। जियो ने प्राइस चालू किया 300 रुपए क्वार्टर के अराउंड से, 250-300 रुपए क्वार्टर का। क्या जियो के साथ साथ एयरटेल को, वोडाफोन, आइडिया को भी इतना डाउन करना पड़ा या नहीं करना पड़ा? लेकिन पता है उनकी कॉस्ट बहुत हैवी लग रही थी। आप कभी फाइनेंशियल उठा के देखना उस टाइम के, वोडाफोन, आइडिया तो अभी तक प्रॉफिट में नहीं आया है, हर साल 10-20 हजार करोड़ का लॉस होता है, 10-20 हजार करोड़ का लॉस अभी भी। करंटली 4 प्लेयर बचे इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर में, कौन कौन से? जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और बीएसएनएल। बीएसएनएल चलता रहेगा, सरकारी है, चलाना ही है, उड़ाना है पैसा, वो तो उड़ेगा। वोडाफोन, आइडिया अभी भी लॉस में है। एयरटेल पिछले 2-3 सालों से प्रॉफिट में आया। एयरटेल प्रॉफिट में आया, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपने प्राइसेस को कई गुना बढ़ा दिया, प्राइसेस तो कॉम्पिटिटर के साथ ही बढ़ रहे हैं। तो फिर एयरटेल ने किया क्या? अपनी कॉस्ट पे कंट्रोल, कॉस्ट पे रिडक्शन किया। अगर आप हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में होते हो ना, तो सेलिंग प्राइस आपके हाथ में नहीं होता है, तो आपको अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ता है प्रॉफिटेबल बनने के लिए। तो इसलिए इन सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए कॉस्ट को समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। वैसे कभी आप अपने ना सीए के सिलेबस को ओवरऑल गौर से समझना। हमारा सिलेबस इतना बढ़िया तरीके से डिजाइन किया गया है, जो कंटेंट हमें पढ़ाया जाता है, एक एंटरप्रेन्योर के अंदर जो जो स्किल्स होनी चाहिए ना, वो सारी चीज हमारे अंदर डाली गई है, एक्सेप्ट एक चीज जिसकी कमी रह जाती है, वो कम्युनिकेशन स्किल। उसके लिए भी ओपी बनाया गया, ओरिएंटेशन प्रोग्राम बनाया गया है, अलग अलग सेमिनार्स वगैरह होते हैं, उसमें आप पेपर प्रेजेंटर बन सकते हो। ये भी एक चीज होती है। लाइक मान लीजिए अब तो आपका यूथ फेस्ट होना है, कौन कौन जा रहा है आप में से? कौन कौन नहीं जा रहा वैसे ही बताना एक बार। और इनमें से कौन कौन पहले जा चुके हैं इसलिए नहीं जा रहे? मतलब जो पहले नहीं गए हैं और अभी भी नहीं जा रहे, वो कौन कौन है? बार भाई मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार तो जाके आओ, एक बार तो जाना चाहिए, तुम्हें एटलीस्ट पता चलना चाहिए कि, क्योंकि ये एक ऐसी जगह हो जाती है जहां आप कम्युनिकेट कर सकते हो, अपना सर्कल बढ़ा सकते हो, लिंक बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो अटेंड कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से तो। एंड इसके अलावा आईसीए के सेमिनार भी होते हैं, वहां पे भी आप है ना जाके पेपर प्रेजेंटेशन दे सकते हो, मतलब आप अपने अलग अलग टॉपिक के ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन देते हो, कई बच्चे करते हैं और उनकी कम्युनिकेशन स्किल में बहुत इंप्रूवमेंट हो जाता है। खैर, मैं आपको बता रहा था कि जो कॉस्ट सब्जेक्ट है हमारा, इसके यही मेन पर्पजेस हैं, इसी पर्पज के लिए हमें पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया गया है, जिसमें हमें मेनली कॉस्ट निकालना सिखाया जाएगा, कॉस्ट का एनालिसिस वो सिखाया जाएगा, और कॉस्ट का कंट्रोल सिखाया जाएगा। ये सारी चीजें हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। बट इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के लिए मुझे 3 वर्ड सबसे पहले समझने होंगे। अभी कुछ भी लिखना मत, जो लिखना है मैं अपने आप लिखवा दूंगा। 3 इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हमें पता होने चाहिए इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले। ये हैं आपके कॉस्ट, कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी। 3 वर्ड है, कॉस्ट, कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी। नंबर 1, व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट का मतलब है किसी भी काम को करने के लिए आने वाली लागत। आपको कोई भी टास्क दिया मैंने और आपने उस काम को करते समय कितना खर्चा कर दिया, दैट इज योर कॉस्ट। और उस कॉस्ट को कैलकुलेट करने का जो प्रोसीजर होता है उसे कहते हैं हम कॉस्टिंग। तो जो खर्चा लगा दैट विल बी नोन एज कॉस्ट, और उसका टोटल निकालने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाएगा? कॉस्टिंग। और टोटल निकालते समय जो एनालिसिस करने होते हैं, जो बाइफरकेशन करने होते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन आपको कहां देखने को मिलेंगे? कॉस्ट अकाउंटेंसी में। तो 3 वर्ड है, 1 इज कॉस्ट मतलब खर्चा क्या लगा, कॉस्टिंग उस खर्चे को निकालने का प्रोसेस, और निकालने के लिए जो रूल्स फॉलो करने हैं वो कहां से मिलेंगे आपको? कॉस्ट अकाउंटेंसी से। अच्छा, अकाउंटिंग के रूल होते हैं, कहां लिखे गए हैं अकाउंटिंग के रूल?
अकाउंटिंग के रूल कहाँ पे बताए गए हैं कि अकाउंटिंग कैसे करनी है, ये सिचुएशन हो तो क्या करना है, वो सिचुएशन हो तो क्या करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सिमिलर वे में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी होते हैं, CAS, हमें नहीं पढ़ाया जाता। वो जो कॉस्ट अकाउंटेंट का भी एक कोर्स होता है, अगर आपने सुना हो तो, CMA जिसे हम बोलते हैं, उन्हें पढ़ाए जाते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं कॉस्टिंग के। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना, जितने भी, उन सब में छोटे छोटे पॉइंट आएंगे बहुत सारे, वो सारे के सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बनाए गए हैं। बट डायरेक्टली कहीं भी आपको नाम देखने को नहीं मिलेगा। हर चीज के जहां पे रूल्स नहीं होते, लॉज नहीं होते, वहां पे स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। कॉस्टिंग के अपने स्टैंडर्ड है, अकाउंट्स के अपने स्टैंडर्ड है, तुम ऑडिट पढ़ोगे, ऑडिटिंग के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, जहां पे उस काम को करने का तरीका बताया जाता है। तो ये 3 की वर्ड है। नंबर 1 इज कॉस्ट, मतलब लागत क्या आई, कॉस्टिंग, द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग दैट कॉस्ट, और कैलकुलेशन के लिए जो आपको रूल्स फॉलो करने हैं वो कहां बताए जाएंगे, कॉस्ट अकाउंटेंसी। ठीक है, तो चलो कुछ बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले बहुत बेसिक चीज लिखवा रहा हूं, और उसके बाद हम हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी सिर्फ हेडिंग बना लेना, इंट्रोडक्शन। अच्छा, ये भी आपका पेपर वैसे ही चलता है 70-30 के पैटर्न पे, वो सारे पेपर ऐसे 70% डिस्क्रिप्टिव होगा, 30% आपका MCQ होगा। कॉस्ट में भी MCQ आते हैं, वो पैटर्न सेम चलेगा सारे पेपर में, 6 के 6 पेपर में है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख लो, और इसमें लिखो मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स, मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स। कुछ वर्ड है जिनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। नंबर 1, कॉस्ट। इट मीन्स the expense, it means the expense incurred on a particular task, that is manufacturing goods, providing service, etc. Cost, it means the expense incurred on a particular task, एक पर्टिकुलर काम करने के लिए जो भी आपने खर्चा कर दिया, that will be known as your cost. लाइक गुड्स बनाने हैं तो उसकी अपनी कॉस्ट होती है, सर्विस देनी है किसी को, उसकी अपनी कॉस्ट है। मान लो एक कंपनी मोबाइल फोन बना रही है, तो कह रही है जी 7,000 का खर्चा लगता है, कुछ मटेरियल लग गया, कच्चा माल, कुछ लेबर जिनसे काम करवाई, फैक्ट्री के और भी खर्चे लग जाते हैं, मिला के हमारी 7,000 की कॉस्ट आई, दैट इज अवर कॉस्ट। सेकेंड वर्ड, कॉस्टिंग। कॉस्टिंग, it refers to the process of ascertaining the cost. It refers to the process of ascertaining the cost. It refers to the process of ascertaining the cost. जिस प्रोसेस से आप कॉस्ट निकालते हो, that will be known as costing. कॉस्ट निकालने की प्रक्रिया ही कॉस्टिंग कहलाती है। थर्ड वर्ड, कॉस्ट अकाउंटेंसी। It provides rules and regulations. It provides rules and regulation for computation of total cost and its analysis. It provides rules and regulation for computation of total cost and its analysis. कॉस्ट निकालने के लिए और उसको एनालाइज करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, वो हम कॉस्ट अकाउंटेंसी
में पढ़ते हैं, बेसिकली एक शास्त्र हो गया जहां पे हमें बताया गया कि क्या किस सिचुएशन में आपको करना है। इसके लिए मैंने आपको बताया कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए। क्या इन तीनों वर्ड का मीनिंग क्लियर है सभी को? यस और नो? चौथा वर्ड एक और जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज्ड होगा वो है कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट, देखो कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा, और खर्चे को मापने का कोई इकाई, कोई मेजरमेंट यूनिट भी तो होनी चाहिए ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप मार्केट जाते हो तो सेब का भाव कैसे बताया जाएगा आपको? केजीज में। और दूध का भाव लीटर में, केले का भाव दर्जन में, और सोने का भाव ग्राम में, सीमेंट का भाव बैग के हिसाब से होता है, ईंट का भाव पर ब्रिक्स यूजुअली नहीं बताया जाता। वैसे मार्केट में कभी जाओगे पर 1000 ब्रिक्स यूजुअली बताया जाता है, बट वो ठीक है, पर ईंट के हिसाब से बताया जा सकता है। आप अगर गौर करोगे तो हर केस में कॉस्ट को मापने का एक पैमाना है और वो सेम नहीं होता, हर जगह पे वो बदल जाता है। दैट इज नोन एज कॉस्ट यूनिट। जिस यूनिट में आप कॉस्ट को मेजर कर रहे हो, जिस स्टैंडर्ड में आप कॉस्ट को मेजर कर रहे हो, दैट इज कॉस्ट यूनिट। कभी कभी वो केजी में मेजर किया जाएगा तो कुछ चीजों के लिए ग्राम में मेजर किया जाएगा। अब सोने का भाव कोई केजी में नहीं बताता, बिकॉज वो ग्रास्प करना, समझना मुश्किल है। वो हमेशा ग्राम या तोले में बताया जाता है, यानी कि 10 ग्राम, केजी में नहीं बताया। लेकिन सिल्वर में ग्राम के हिसाब से नहीं बताया जाता, सिल्वर में किलो में बताया जाता है। यानी कि जो सुटेबल लगा हमें, हमने उसी को क्या बना दिया, हमारी कॉस्ट यूनिट। तो लिखो कॉस्ट यूनिट, इट रेफर्स टू द measurement unit of cost. It refers to the measurement unit of cost. For example, cost per kg, cost per liter, cost per kilometer, cost per दर्जन। ऐसे आपके अलग अलग केसेस बन सकते हैं। इट रेफर्स टू द मेजरमेंट यूनिट ऑफ कॉस्ट। तो कुछ चीजें पर केजी में मापी जाएंगी, कुछ लीटर में, कुछ किलोमीटर में, वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज के लिए कॉस्ट निकाल रहे हो। इसके बाद ये 4 बेसिक वर्ड थे जो हमें समझने थे, बाकी जब जब आएंगे तब समझ जाएंगे। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखो, पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। हम जो ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? वही सारे ऑब्जेक्टिव हैं जो आप सबने बताए थे। लाइक सबसे पहले डेटरमिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। किसी ने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, जो प्रोडक्ट हम बना के बेचेंगे वो मार्केट में कोई नहीं बेच रहा। अब हम सेलिंग प्राइस कैसे तय करें? उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारी खुद की लागत कितनी आ रही है। मैंने नया प्रोडक्ट बनाया, यूनिक प्रोडक्ट बनाया, मेरी खुद की कॉस्टिंग 170 है, तो मैं ऑब्वियस 180, 190, 200 में बेचूंगा। बट मुझे पहले पता होना चाहिए ना रेफरेंस के लिए कि खर्चा लग कितना रहा है। तो आपका सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करने के लिए आपको अपनी कॉस्ट निकालनी पड़ती है। दैट्स व्हाई वी स्टडी कॉस्ट अकाउंटिंग। सेकंड, डेटरमिनेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। डेटरमिनेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, आप कमा कितना रहे हो ये जानने के लिए, ये कैलकुलेट करने के लिए भी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग करनी पड़ती है। एनालिसिस ऑफ कॉस्ट, अपने खर्चों को एनालाइज करने के लिए भी हमें सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जिसके लिए हम खर्चों को अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे और फिर उनको पढ़ेंगे कि भाई कहीं पे कुछ ज्यादा, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ वेस्टेज तो नहीं हो रही है। तो दैट इज एनालिसिस ऑफ कॉस्ट। फोर्थ, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट को कंट्रोल करने के पर्पज से और रिड्यूस करने के पर्पज से भी हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, कंट्रोलिंग एंड रिडक्शन पर्पजेस से। अब ये 2 वर्ड हैं, वैसे
मोर और लेस आइडेंटिकल से सीम करेंगे आपको, बट इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। आपको अभी थ्योरी में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं थ्योरी अलग से करवाऊंगा। थ्योरी का पोर्शन आता है लास्ट क्वेश्चन, हम कभी भी स्किप नहीं करते, मैं हमेशा क्लास में पूरी थ्योरी करवाता हूँ। लेकिन वो हम एक साथ कर लेंगे, 2 दिन लगाएंगे इकट्ठा, 3-4 घंटे में आराम से पूरी हो जाती है, लास्ट में करेंगे सबसे, क्योंकि 90% थ्योरी आप जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे अपने आप खत्म हो चुकी होगी। तो थ्योरी भी करेंगे, छोड़ के नहीं जानी है, बिकॉज कई बार क्या होता है किसी एक क्वेश्चन में हमें जो है वो कोई प्रॉब्लम आ रही है, सॉल्व नहीं हो रहा, तो वहां थ्योरी कर सकते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि टाइम कम होता है, लास्ट में 10 मिनट बचे हैं, पता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, थ्योरी लगा देते हैं, तो फिर इसलिए थ्योरी को छोड़ना नहीं है हमें, तो वो भी हम करेंगे। अभी मेरा ज्यादा फोकस नहीं है उस पर, फिलहाल मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस बताता हूँ कंट्रोल और रिडक्शन में। मैंने कोई चीज पिछले बार 15 की बनाई थी, पिछले साल मैंने प्रोडक्शन किया और 15 की बनी थी, मैंने इस बार भी अनाउंसमेंट कर दिया दिस 15 इज माई स्टैंडर्ड, 15 को स्टैंडर्ड बना दिया। स्टैंडर्ड बनाने का मतलब है 15 से ऊपर नहीं जानी चाहिए कॉस्ट, तो सारे कोशिश यही करेंगे कि जो 15 का टारगेट है वो अचीव हो जाए, 15 से ऊपर ना जाए, भले ही घटे ना, लेकिन 15 तो रहे, 15 से ऊपर ना जाए। दिस इज नोन एज कॉस्ट कंट्रोल। एक स्टैंडर्ड तय कर देना, एक टारगेट तय कर देना और उसको पूरा करना, दिस इज नोन एज कॉस्ट कंट्रोल। और इसके अपोजिट में कॉस्ट रिडक्शन क्या है कि कंटिन्यूअस एफर्ट लगाए जाएंगे कि भाई चाहे 1 पैसे कम करो, कम करो। पिछले बार 15 था तो इस बार चाहे 14.99 ले आओ, लेकिन कम तो करना है, चाहे 1 पैसे से घटाओ। इंक्रीमेंटल बेनिफिट ऑफ रिडक्शन आपको हर साल मिलने चाहिए। इस बार 14.99 हो गया, अच्छी बात है, अगले बार 14.98 की कोशिश करेंगे। हर साल कुछ ना कुछ कम करना, कोई फिक्स टारगेट नहीं है, कंटिन्यूअस एफर्ट होते हैं कि आप जितने भी खर्चे फालतू के कर रहे हो उनको हटा के अपने कॉस्ट को कम करते चले जाओ। दिस इज कॉस्ट रिडक्शन, ये भी एक रीजन होता है। तो कंट्रोलिंग और रिडक्शन दो वर्ड है। लास्ट पॉइंट, स्टेच्यूटरी रिक्वायरमेंट। स्टेच्यूटरी रिक्वायरमेंट, स्टेच्यूटरी रिक्वायरमेंट मतलब लीगल कंप्लायंस। कई बार आपको लीगल कंप्लायंस करने के लिए भी सारा काम करना पड़ जाता है। लाइक आप कंपनीज एक्ट पढ़ोगे, कंपनीज एक्ट में सेक्शन 148 वो बताता है कि कौन कौन सी कंपनीज को कॉस्ट के रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं और फिर ऑडिट भी करवानी है। मतलब कुछ मैन्युफैक्चरर के लिए हमारे कंपनीज एक्ट ने मैंडेटरी कर दिया है कि पहले आपको कॉस्ट की बुक्स भी सारी मेंटेन करनी पड़ेगी और बाद में उनकी ऑडिट भी करवानी पड़ेगी। और कॉस्ट की ऑडिट कौन करता है? सीएम में, कॉस्ट अकाउंटेंट। कंपनीज एक्ट में 3 टाइप की ऑडिट है, पूरे कंपनीज एक्ट में 3 टाइप की ऑडिट है। वन इज फाइनेंशियल ऑडिट जो हम करते हैं और ये मैंडेटरी होती है, करवानी ही पड़ती है हर कंपनी को, देयर इज नो वे आउट, आपको करवानी पड़ेगी। सेल है या नहीं है, प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ, काम किया है या नहीं किया, आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी, फाइनेंशियल ऑडिट, वो हम करते हैं। सेकंड वन इज कॉस्ट ऑडिट, ये एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा का काम हुआ है तो ही करवानी होती है, मतलब मैं मानू तो 100 में से किसी एक कंपनी को करवानी पड़ेगी, ये करता है कॉस्ट अकाउंटेंट। और तीसरी, एक पर्टिकुलर लेवल से बड़ी कंपनी होती है, उन्हें सेक्रेटरियल ऑडिट करवानी होती है, ये भी 100 में से 1-2 कंपनियां होती है। देखो, फाइनेंशियल ऑडिट 100 की 100 को करवानी पड़ेगी, सीए करते हैं। कॉस्ट ऑडिट 100 में से 1 को करवानी है, सीएम में करता है। और लास्ट है सेक्रेटरियल ऑडिट, अगेन 100 में से 1 या 2 को करवानी है, वो कौन करता है? सीएस। तीनों प्रोफेशनल्स के लिए एक एक ऑडिट बना रखी है, ठीक है। हमारी वाली लेकिन मैंडेटरी चलती है, हमें मतलब कॉस्ट सॉरी फाइनेंशियल ऑडिट तो हर एक को करवानी पड़ेगी, काम हुआ हो या ना हो, मतलब अपना रेवेन्यू फिक्स है, चाहे कंपनी काम करे या ना करे, कंपनी ने कुछ काम किया नहीं किया, हमें हमारी फीस मिलना तय है। खैर, तो स्टेच्यूटरी रिक्वायरमेंट भी होती है, उसको पूरा करने के लिए आपको कॉस्ट अकाउंटिंग करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड पॉइंट, टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, जो खर्चे होते हैं वो किस किस टाइप के हो सकते हैं, इनको बांटने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, अभी मैं सिर्फ जो रेलेवेंट है, मुझे जो काम करवाना है उसके लिए जो जरूरी है वो ले रहा हूं सिर्फ। टाइप्स ऑफ एक्सपेंस, पहला है एलिमेंट वाइज। एलिमेंट वाइज, एलिमेंट वाइज आपके जितने भी खर्चे हैं उन्हें 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। मटेरियल, अब मैं जो ये टॉपिक है ना, यहां से मान लो अगला चैप्टर शुरू हो गया, अभी मैं हेडिंग बनवाऊंगा वैसे अलग से, लेकिन वो चीज जो अगले चैप्टर में काम आएगी वो शुरू हो गई है। अब ये मान लो यहां से आपका कॉन्सेप्ट मेन शुरू हो गया, अभी तक बेसिक सब्जेक्ट के बारे में समझ रहे थे, लेकिन अब हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो गया है। एलिमेंट वाइज खर्चों को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, मटेरियल,
लेबर और एक्सपेंसेस, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। और इन तीनों को फर्दर दो दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है, एक बार नोट कर लो फिर डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ऐसे ही लेबर के भी दो पार्ट बनेंगे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। और ऐसे ही एक्सपेंसेस के भी दो पार्ट बनेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो एलिमेंट वाइज खर्चों की तीन कैटेगरी है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। और इन तीनों की फर्दर दो दो सब पार्ट बनाए जा सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये हम तीनों के अंदर कैटेगरीज बना सकते हैं। अब सबसे पहले इन तीन टाइप के खर्चों को समझते हैं। कोई भी प्रोडक्ट ले लो दुनिया में, कोई भी प्रोडक्ट बना हुआ है, लाइक मान लीजिए माइक बना हुआ है। इस माइक को बनाने में आप मुझे ये बताइए खर्चे कौन कौन से लगे, सोच के बताना जरा। इस माइक को बनाने में कंपनी को क्या क्या खर्चा करना पड़ा होगा। सबसे पहली बात सर, इसमें प्लास्टिक लगा हुआ है, अंदर वायरिंग भी यूज होगी, चिप्स वगैरह भी यूज हुए होंगे। वो सारा का सारा जो फिजिकली आपको दिख रहा है, जो इसको बनाने में कंज्यूम हो गया होगा, उसे क्या मैं रॉ मटेरियल बोल सकता हूं, जिसे आप मटेरियल खर्चा बोलते हो, मटेरियल का कॉस्ट। पहला पॉइंट। क्या ये माइक बनाने के लिए कंपनी ने ऐसा किया होगा कि एक दिन रात को फैक्ट्री में सारा सामान रख के चले गए, सुबह आए तो माइक बने मिले? बंदे भी तो रखने पड़ेंगे, कोई बनाएगा ना, इनको जोड़ेगा, दैट पर्सन इज लेबर। और क्या माल हो और लेबर हो तो काम चल जाता है? और भी खर्चे लगते हैं। आप जिस फैक्ट्री में बैठे हो, क्या उस फैक्ट्री में आपको बिजली का खर्चा नहीं लगाना पड़ेगा? आपने मशीनें भी तो ला रखी होंगी, उनका अप्रिसिएशन नहीं लगता होगा? जिस फैक्ट्री में आप बैठे हो, क्या उसका किराया नहीं लग रहा होगा? यस और नो? ये सारे खर्चे क्या कहलाएंगे? एक्सपेंसेस। कोई भी इंडस्ट्री ले लेना, किसी भी प्रोडक्ट को ले लेना, अगर आप प्रोडक्शन का काम करते हो, अगर आप ट्रेडिंग का काम करते हो, कुछ भी करते हो, जितने भी खर्चे हैं आप उन्हें तीन कैटेगरी में बांट सकते हो, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। मटेरियल उन खर्चों के लिए यूज होता है वर्ड जहां पे फिजिकली कोई चीज थी जिसको आपने कंज्यूम कर लिया ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, दैट पार्ट इज नोन एज मटेरियल। काम करने के लिए जो लोग लगे हुए हैं उनको आप तनख्वाह दोगे, विल बी नोन एज लेबर। एंड बाकी जितने भी बच गए, दैट विल बी नोन एज एक्सपेंस। रेजिडुअल केस, जो सब कुछ बच गया, बाकी जो मटेरियल नहीं है, जो लेबर नहीं है, वो सारा एक्सपेंस में चला जाएगा। फैक्ट्री का रेंट, मशीनों का डेप्रिसिएशन, बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, ये सारे के सारे आपके एक्सपेंसेस में चले जाएंगे। तो तीन कैटेगरी बनाई जा सकती है सभी खर्चों की, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। और ये तीनों भी दो दो पार्ट्स में बट सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये दोनों वर्ड आपने शायद सुने होंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फर्क होता है? कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं, लाइक इस पर्टिकुलर माइक को बनाने में कितनी क्वांटिटी प्लास्टिक लगा है, कितनी चिप्स लगे हैं इसे बनाने के लिए, कितना क्वांटिटी ऑफ वायर लगा है इसे बनाने के लिए, ये आप बता सकते हो क्लियरली, दैट विल बी नोन एज डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन एक बात सोचो, जिन मशीनों में मैंने इस माइक को बनाया है, क्या उस मशीन में ग्रीस नहीं लगा होगा? ग्रीस भी तो मटेरियल ही है। क्या उन मशीनों में ऑयल नहीं लगा होगा? ऑयल भी तो मटेरियल ही है। क्या बता सकते हो एक माइक को बनाने में कितने रुपए का ग्रीस है, कितना ग्रीस लग गया? क्या वो असर्टेनेबल है? नहीं है। एक माइक को बनाने में मशीनों ने कितना ऑयल कंज्यूम कर लिया, क्या वो असर्टेनेबल है? नहीं है। दैट पार्ट इज नोन एज इनडायरेक्ट मटेरियल। नहीं, देखो, जो चीज भी फिजिकल सब्सटेंस वाली है, कंज्यूम हो जाती है, वो सारी की सारी मटेरियल ही कहलाएगी। क्या ग्रीस का फिजिकल सब्सटेंस है, एग्जिस्टेंस है? यस, तो वो मटेरियल ही माना जाएगा। क्या ऑयल आपको दिखता है? यस, तो वो फिजिकल सब्सटेंस वाली चीज है, वो आपका मटेरियल ही माना जाएगा। डेप्रिसिएशन हो गया, रेंट हो गया, रिपेयरिंग का खर्चा हो गया, मशीनों का डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन, मशीनों का रेंट, फैक्ट्री का रेंट, ये सारे के सारे आपके एक्सपेंस में क्लासिफाई होते हैं। जो फिजिकल सब्सटेंस की चीज कंज्यूम हो जाती है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, वो सारी मटेरियल कहलाती है। ऐसे ही लेबर, लेबर भी दो टाइप की होती है। अच्छा, एक बात याद रखना, जब आप अकाउंट्स करते थे
तो हम एक लेते थे वेजेस और एक लेते थे सैलरी, क्या कोई फर्क बता सकता है दोनों में क्या है? बहुत अच्छे, कुछ भी समझ में नहीं आया आपको, एक बता दो। वेजेस फैक्ट्री वर्कर की होती है और सैलरी ऑफिस वर्कर की, एम्प्लॉयज की होती है। बेसिकली कैटेगराइजेशन ये है, बहुत सिंपल सेंस में हम ये मानते हैं कि जो व्यक्ति शारीरिक परिश्रम करता है वो व्यक्ति को वेजेस मिलती है, जिसे हम वर्कर कहते हैं। और जो मेंटल काम करता है, मतलब जो अपना दिमाग से काम करता है, वो व्यक्ति एम्प्लॉय कहलाता है और सैलरी लेके जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग में सारे हैं लेबर। कंपनी में दिहाड़ी मजदूरी करने वाला भी लेबर है, कंपनी का एमडी भी लेबर ही कहलाएगा। यानी कि पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग में लेबर, सैलरी, एम्प्लॉय, वर्कर, इनमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं होगा, सारे एक जैसे यूज होंगे। बस एक ही क्लासिफिकेशन है, या तो वो लेबर डायरेक्ट होगी या वो इनडायरेक्ट होगी। जो सीधा प्रोडक्शन में बैठे हुए हैं, फैक्ट्री में बैठ के मशीनें जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट विल बी नोन एज डायरेक्ट वर्कर। जो वर्कर प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, दैट विल बी डायरेक्ट वर्कर। और उसके अलावा जो भी बच गए वो सारे क्या बच जाएंगे? इनडायरेक्ट। चाहे वो फैक्ट्री का सुपरवाइजर हो, क्योंकि वो बना नहीं रहा, वो बनाने वालों को देख रहा है, बनाने वाला डायरेक्ट है, बाकी जितने भी है वो सारे इनडायरेक्ट। चाहे वो फैक्ट्री का सुपरवाइजर हो, फैक्ट्री का अकाउंटेंट हो, ऑफिस में बैठा स्टाफ है, सेलिंग वाला स्टाफ है, कंपनी का डायरेक्टर है, कंपनी का एमडी है, कंपनी का सीए है, कोई भी है, वो सारे के सारे इनडायरेक्ट लेबर कहलाएंगे, कहलाएंगे लेबर ही। क्या मेरी बात समझ में आई? एंड लास्ट इज एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब रेजिडुअल, जो मटेरियल नहीं है, जो लेबर नहीं है, वो सारा एक्सपेंस बन जाता है। और एक्सपेंसेस के भी दो पार्ट हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो पर यूनिट बेसिस पे एट्रीब्यूटेबल होते हैं, सीधा सीधा देखे जा सकते हैं, ट्रेसेबल है। लाइक मान लो ये जो मैं माइक बना रहा हूं, एक्चुअल में ये किसी और का अधिकार है, इसमें कॉपीराइटेड है माइक। तो मैं जिससे ये माइक जब बनाता हूं, तो जिसका ये कॉपीराइट है, मैं उसे हर पीस के 50 रुपए देता हूं। एक पीस बनाऊंगा तो कितने रुपए देने पड़ेंगे मुझे? 50। बिकॉज वो उसका नो हाउ है, वो उसकी नॉलेज थी, मैंने उसे बदले में 50 रुपए दिया है। क्या पर पीस पे बता सकते हो कितना दिया जा रहा है? यस, 50। वैसे इसे रॉयल्टी कहा जाता है, वर्ड आपने सुना भी होगा शायद। रॉयल्टी यही होती है कि किसी और की नॉलेज, किसी और के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हो, तो बदले में उसे कुछ तो देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज एक बुक लिख दी और एक पब्लिशिंग हाउस को दे दी कि ये लो, मैंने अच्छी सी बुक लिखी, तुम छापो और बेचो। बट मेरा अधिकार था, वो बुक के अंदर जो कंटेंट है वो मैंने लिखा है, तो मैं उनसे पर पीस के नाम के पैसे ले सकता हूं। दैट विल बी नोन एज रॉयल्टी। और ये रॉयल्टी सिंस पर पीस एट्रीब्यूटेबल है, कैलकुलेटेबल है, दैट विल बी नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन एक माइक को बनाने में फैक्ट्री का कितना रेंट लग गया बता सकते हो? एक माइक को बनाने के लिए मशीन कितनी गई, उनका डेप्रिसिएशन कितना, क्या बता सकते हो? नहीं बता सकते। एक माइक को बनाने में कितनी बिजली कंज्यूम हो गई, वी कैन नॉट कैलकुलेट इट। वो क्या कहलाएंगे? सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो खर्चों की तीन मेन कैटेगरी बनती है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। और ये तीनों भी फर्दर दो पार्ट में बच सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्या इतना पॉइंट समझ में आया? यस और नो? इसके बाद अभी इनके बारे में कुछ लिखना नहीं है, ये अपने आप समझ में आ जाएगा, सिर्फ एक बार बाइफर्केशन आपको समझनी है। सेकंड पार्ट लिखो, ये मैंने खर्चों को बांटा एलिमेंट वाइज, तो एलिमेंट वाइज तीन बाइफर्केशन है। नेक्स्ट इज फंक्शन वाइज। फंक्शन वाइज, फंक्शन वाइज फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिस या जनरल ओवरहेड, ओएच का मतलब ओवरहेड है यहां पे। एंड लास्ट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फंक्शन के हिसाब से, काम के हिसाब से आपके तीन टाइप के खर्चे हो सकते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। एक बिजनेस के बिहाफ पे देखो तो तीन टाइप की उसकी बिल्डिंग हो सकती है। पहली बिल्डिंग होती है फैक्ट्री। फैक्ट्री में क्या होता है? प्रोडक्ट बनता है, जहां प्रोडक्शन हो रहा है दैट इज योर फैक्ट्री। इसकी दूसरी बिल्डिंग होती है ऑफिस।
ऑफिस में क्या होता है? कागजी कार्रवाई। मैनेजमेंट ऑफिस की बिल्डिंग में होता है, और तीसरी बिल्डिंग होती है शोरूम। शोरूम में क्या होता है? माल को दिखाया जाता है, बेचा जाता है। यही तीन टाइप के आपके काम है। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री में माल को बनाने में जो खर्चे लगते हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड बन जाते हैं। दूसरा है ऑफिस ओवरहेड, मतलब ऑफिस में जो चलाने के लिए खर्चा करना पड़ता है, ऑफिस ओवरऑल जनरल मेंटेनेंस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, आपको मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, डायरेक्टर्स बैठे हैं, क्लरिकल स्टाफ बैठा है जो सारी चीजों का हिसाब रख रहा है, अकाउंटेंट बैठा है, ये सारा ऑफिस का खर्चा है। एंड लास्टली बेचने के लिए जो हो रहा है, दैट इज नोन एज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे यहाँ पे दो वर्ड यूज्ड है, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कोई बता सकता है दोनों में क्या फर्क है? सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में क्या डिफरेंस है? और डिस्ट्रीब्यूशन? सेलिंग का मतलब बेचना, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पहुंचाना। मतलब डिलीवरी के खर्चे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहलाती है। आपने पहले बेच दिया, बेचते समय कस्टमर आया था, उसको चाय नाश्ता करवाया है, उसको आपने जो है कुछ ऑफर्स दिए हैं, कुछ इंसेंटिव्स दिए, दैट इज सेलिंग एक्सपेंस। और उस बिके हुए माल को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो खर्चा होगा, दैट विल बी योर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। लेकिन पूरे कॉस्ट में हम कभी भी ये कोशिश नहीं करेंगे कि इन दोनों को सेग्रीगेट करें, हमें करना ही नहीं होता। तो मैं हमेशा एक ही हेडिंग यूज करूंगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मैं कभी भी दो हेडिंग बनाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे कभी बनानी ही नहीं है, मैं क्यों जाऊं उस चीज में। इसलिए हम इकट्ठा ही कंबाइन पढ़ते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो फंक्शन वाइज ये तीन टाइप के आपके खर्चे हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, मैंने जब एलिमेंट वाइज आपको बताया, तो मैंने आपको बताया मटेरियल दो टाइप का हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेबर दो टाइप का हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ऐसे ही एक्सपेंस भी दो टाइप के हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो भी इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं, कॉस्टिंग में उन्हें ओवरहेड बोला जाता है। जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, कॉस्टिंग की भाषा में उसे ओवरहेड बोला जाता है। तो कभी भी आपको ओवरहेड वर्ड दिखे तो समझ जाना कि हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहां पे इन सब को आप ओवरहेड नाम से बोल सकते हो। गोडाउन जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट माना जाता है यूजुअली। नहीं, वो आपका ऑफिस का पार्ट माना जाता है या फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट, वो डिपेंड करता है कि आप उसका यूसेज कैसे कर रहे हो। फैक्ट्री के साथ कभी नहीं देखा जाता, फैक्ट्री सोलली फॉर प्रोडक्शन। और वो मैं जब कॉस्ट शीट करवाऊंगा तो आप खुद कहोगे सर सही बात है, वेयर हाउस को या गोडाउन को फैक्ट्री के साथ तो नहीं लेना हमें। आप समझ जाओगे उसका लॉजिक भी। क्या इतना पॉइंट सभी को क्लियर है? चलो, तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था।